जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार। इस मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जियोग्राफी पार्ट क्लास 10 का, जिसमें दोस्तों हम लोग जीरो से बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जितना पढ़ाएंगे यहीं याद करा के भेजेंगे, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए आते हैं अपने काम पर। तो हम लोग का जो दोस्तों लिखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी अर्थात भूगोल का परिचय। तो पहले तो हम लोग इकाई 1 पढ़ेंगे जिसमें संसाधन एवं उनके उपयोग, ठीक है, करेंगे उपयोग। पर भूगोल के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। भूगोल भूमिश होता है भूमि और गोलमिश गोल। भूमि गोल है जिसे भूगोल कहते हैं। भूमिश पृथ्वी भी होता है, गोलमिश गोल होता है। पृथ्वी गोल है जिसे भूगोल कहते हैं। अगला आता है दोस्तों, भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। क्या है दोस्तों? भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो अब आता है दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे हम लोग के एग्जाम से पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए इसे मिटा दे रहे हैं ताकि हमको इस पर ज़्यादा चाहिए ना, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा दे पाएंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेने दीजिएगा। वो मार्कर दो तो बाबू, जल्दी दो, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे किसे कहते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु, देखिए आंसर, कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन कहते हैं। अब देखिए जैसे देखिए मोबाइल, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल, हाँ, किताब, घर, गाड़ी, etc, ये सभी क्या है? संसाधन है। कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे उसे क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। जैसे हम देखिए कोई भी वस्तु जो लिखे हैं, बिल्कुल आसान डिफिनीशन है दोस्तों। कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे में मोबाइल, कहीं किसी से बतियाना है दोस्तों तो मोबाइल का गरज पड़ता है, उपयोग करते हैं। किताब, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ परीक्षाएं देने के लिए किताब की जरूरत पड़ती होती, तो हो गई ना परीक्षा की आवश्यकता। परीक्षा के लिए आवश्यकता की पूर्ति कौन किया? किताब किया। दूसरा घर है रहने के लिए, और गाड़ी है कहीं जाने के लिए। तो ये सभी वस्तुएं, संसार की वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं उसे संसाधन कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में है जल, सूरज का प्रकाश, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जल क्या है? तो हम लोग जल पृथ्वी से खींचते हैं, पीते हैं, फिर हम लोग यूरिन के माध्यम से छोड़ देते हैं। दूसरा कहिएगा कि जल, सर हम तो जल खींचे और कपड़ा धोए। अरे कपड़ा धोकर भी तो पानी को नीचे ही छोड़ दिया ना, तो पानी तो फिर नीचे ही चला गया। फिर वही पानी को हम लोग फिल्टर करके ऊपर ला लेते हैं। तो यह जल ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। सूरज का प्रकाश भी एक कहा जाए तो नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। इसका बार बार उपयोग करने पर भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक, और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। बस इसी के उल्टा दोस्तों देखिए, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, वैसा संसाधन दोस्तों, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं
उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे दोस्त, जैसे में देखिए कोयला, ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी। देखिए दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग पढ़े थे उपयोगिता के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर दोस्तों संसाधन के प्रकार। तो जी हाँ दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन निम्न प्रकार के होते हैं। एक में व्यक्तिगत संसाधन। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप तो वीडियो को पॉज करके अर्थात रोक के भी इसे लिख सकते हैं, और नहीं तो सुन के भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे हम कि वीडियो को रोक कर ही आप लिखिएगा, क्योंकि आपका वीडियो, आप जितना मर्जी उतना देर तक रोक सकते हैं ना। तो देखिए समझिए, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे दुकान, मॉल। देखिए दोस्तों, ये सब दुकान है, कोई खास व्यक्ति चलाता है ना, कोई खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तभी हम कहते हैं कि फलाना की दुकान पर चले जाओ, फलाना मॉल में चले जाओ, वी मार्ट में चले जाओ। हाँ, कुछ होते हैं ना जो खास लोग चलाते हैं। तो जिस पर खास लोगों का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन दोस्तों जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। ठीक, जैसे में मंदिर, मस्जिद। अब मंदिर कहें तो पूरे हिंदू वर्ग के जितने समुदाय के लोग हैं सब जाएंगे, हिंदू वाले। मस्जिद कहें तो हमारे मोहम्मदन भैया जितने हैं वे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें कोई को किसी रोक नहीं करेगा, नमाज अदा करेंगे। तो इसी को कहते हैं सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो। वैसा संसाधन दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा जिस पर, ठीक है, छूट गया है, जिस पर। वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे स्कूल, चिड़ियाघर। हाँ, हम लोग देखें स्कूल, चिड़ियाघर राष्ट्रीय संसाधन है ना, सरकारी संपत्ति है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, डीजल, पेट्रोल कारखाना, ईटीसी। डीजल, पेट्रोल कारखाना ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है ना, जिसका उपयोग हर जगह होता है, पूरे देश के लोग कर सकते हैं। हमारे देश में है तो हम दूसरे देश को भी देंगे, उसके बदला भले जो हमको आयात निर्यात करना पड़े करेंगे, पर वैसा करेंगे। इसी को संसाधन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जी हाँ दोस्त, क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? देखिए, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। बिल्कुल एक लाइन में दोस्तों, बिल्कुल एक लाइन में, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। जिससे कि दोस्तों, जिससे कि संसाधन का विदोहन कहता अधिक खर्च ना हो, विदोहन ना हो, और आने वाले अपना पीढ़ी भी इस संसाधन का उपयोग कर सके। जैसे में दोस्तों, आज हम लोग इतना मोटरसाइकिल चलाएं कि पूरा पेट्रोल हम ही जला के खत्म कर दें, तो जो हमारा आने वाला पीढ़ी होगा दोस्त, वो क्या ऐश करेगा? ठीक, तो संसाधन का सही सलामत विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, ताकि आप भी उपयोग किए, आपका आने वाला पीढ़ी भी उपयोग करे। ठीक, इसी को संसाधन नियोजन कहते हैं। जी हाँ दोस्त, देखिए हम लोग तो पढ़ रहे थे इकाई वन खत्म हुआ दोस्त। आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 में कखा गगा बांट दिया ना, कखा नहीं ना आपको याद था, इसलिए कखा की किताब पढ़ा दिया, पढ़िए कखा। ठीक है, तो आइए इकाई 1 का क चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर जो भी है दोस्त, हेडिंग तो भूल गए, शायद आप देख लीजिए। आइए, क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? फिर भी आई बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी किसे कहता है? चुटकियों में याद भी हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। देखिए, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह बहुत उपजाऊ होती है। यह क्या होती है दोस्त? बहुत उपजाऊ होती है। मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बहुत उपजाऊ होती है। हो गया काम खत्म।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन क्या है? मृदा कहे तो मिट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं, मृदा अपरदन क्या है? देखिए, मिट्टी को एक स्थान से बहकर या कटकर या धुलकर, ठीक, मिट्टी को एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यह केवल तेज वर्षा या तेज आंधी से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ई ना जो काट के टोकरी से ले जाकर दूसरा जगह भर देनी तो मृदा अपरदन होगी ना बबुआ ना। मृदा अपरदन का एक ही कारण है, दो ही उपाय है। या तो तेज बारिश होता है तो देखते हैं दीवारों पर का पूरा मटिया दह के खेतों में चल जाता है, या तेज आंधी है तो पूरा रोड पर का गर्दा छप्पर पर आ जाता है, अंगना में आ जाता है। तो यही दो कारण है जिससे मृदा अपरदन होता है, मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने के उपाय बता। अरे भाई बता तो दिया कि मिट्टी ऐसे कट जाते हैं, तो रोकने के उपाय भी तो बता दो, ले लो दवा भी ले लो। निम्नलिखित उपाय है, ठीक है। देखिए, खेतों की कम जुताई कर, जी हाँ दोस्त, खेतों की जुताई कम करेंगे तो मिट्टी जो होगा कण टूटा नहीं रहेगा, तो आंधी आने पर वह उधियाएगा नहीं। जब खेतों को हम लोग अधिक जुताई कर देते हैं तो आंधी आता है तो खेत की मिट्टी उधिया कर भाग जाते हैं। तो क्या होता है, खेतों की सबसे पहले तो कम जुताई करेंगे, दूसरा अधिक पेड़ पौधा लगाएंगे। आपको पेड़ पौधा लगाएंगे, पेड़ पौधे से तो और आंधी आएगा नहीं बाबा, ना ना। देखिए, अधिक पेड़ पौधा लगाने से होगा क्या, पेड़ की जो जड़ें होता है मिट्टी के कटाव को रोकता है, बांध लेता है, मिट्टी को अपने सूर में बांध लेता है, इसलिए यह तेज बहाव को रोकता है, तेज बहाव से मिट्टी कटने से रोकता है। तीसरा है, खेतों की परती छोड़कर। हाँ, जब जिस जिस क्षेत्र में ज्यादा मृदा अपरदन होते हैं, ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा आंधी आते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, खेतों को परती छोड़ दिया जाता है। माने जुताई बुआई होता है बहुत कम समय के लिए, अधिक समय परती ही रहता है। चौथा है, हरी सब्जियां लगा। हरी सब्जी कहें तो दोस्तों, जिस जगह पर मिट्टी का कटाव अधिक होता है वहाँ पर दूभी वगैरह हम लोग रख देते हैं ना। गांव में आम भाषा में लोग दूभी कहते हैं और शहरी लोग सब्जी कहते हैं। और खाने वाला सब्जी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सब्जी नहीं बेच रहे हैं हम, क्योंकि मिलने वाला भी नहीं है सब्जी, ठीक। तो हरी सब्जियां अर्थात दूभी वगैरह रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है, मिट्टी का स्थिरता बढ़ जाता है, कटाव होने से वह मिट्टी रुक जाता है, ठीक है। चलिए, जी हाँ दोस्त, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो देखिए, सीढ़ीनुमा खेती को हम समोच्च कृषि कहते हैं। इस खेती को छोटे छोटे आकार में सीढ़ी जैसा ऊंच नीच बनाया जाता है, जिससे कि मिट्टी का अधिक कटाव ना हो। देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय भागों में खेत बड़े ऊंचे होते हैं, तो जब वर्षा होता है ना, तो देखिए खेत का कैसे आकार दिया जाता है। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे में आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ऐसे बनाया जाता है। देखिए, इस खेत में जब वर्षा होगा ना, तो बहुत खेत का छोटा आकार होगा, तब पानी बहुत कम अटेगा, वो पानी ढुल के इस पर आएगा, फिर वो ढुल के इस पर आएगा। इस तरह कम कम पानी जब बहेगा ना, तो कटाव कम होगा। आ खेत बड़का होके बुआ तो पानी ज्यादा अटी नु, तो ऊ टूट के तो नीचे आइबे करी, तो ओकरा साथे तेज धार से मिट्टी के बहाव कटाव अधिक हो जाए। तो इससे होता है क्या कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन देखिए। तो सीढ़ीनुमा खेती, देखिए सीढ़ी जैसे, सीढ़ीनुमा खेती को हम समोच्च कृषि कहते हैं। एक लाइन का बातें है, सीढ़ीनुमा कृषि को हम समोच्च कृषि कहते हैं, ठीक। इसमें खेतों के छोटे छोटे सीढ़ी जैसे आकार दिए जाते हैं। इसमें खेत जो होता है हमारा छोटे छोटे सीढ़ी के आकार जैसा होता है, ऊंच नीच बनाए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी का कटाव अधिक न हो, ठीक है दोस्तों। अब आइए, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन सुन के भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा कहीं तो। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में, फिर से बोल रहे हैं, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, ये था मेरा क्वेश्चन। अब आइए आंसर पर दोस्तों। देखिए, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिकानु कृषि की जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिकानु कृषि की जाती है। इस कृषि में खेतों को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है तथा उनके बीच घास लगाई जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। इस कृषि में एक साथ कई फसल लगाए जाते हैं। देखिए दोस्त, पवन अपरदन, वहाँ मिट्टी का कटाव अधिक होता है, यानी आंधी तेज आता है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही खेत है, मान लीजिए 4 कट्ठा का खेत है, तो इसको कई हिस्सों में बांट देते हैं, 5-6 कन बना के। दोस्तों मान लीजिए कि एक हिस्सा ये हो गया, फिर एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और देखिए बीच बीच में कम जगह छोड़ते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, घास लगाते हैं। देखिए घास, इसमें फसल, ये फसल हो गया, फसल लगाएंगे, इसमें घास लगाएंगे, इसमें फिर फसल लगा देंगे। देखिए इसमें लगाएंगे कथी दोस्त,
फसल, फसल लगाएंगे, फिर इसमें घास लगाएंगे, ठीक, इसमें घास लगाएंगे और इसमें फसल लगाएंगे। जानते हैं क्या होगा, जब फसल कटेगा तब तक घास रहेगा, तो क्या होगा, जब आंधी उखड़ेगा ना तो घास जो है आंधी को ऊपरे ऊपरे छहला देगा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और फिर देखिए वैसे हर फसल के बीच में घास लगाता है, ठीक, घास कहें तो कुछ अनवांटेड पौधा जो अधिक दिनों में तैयार हो लगाता है लोग, जिससे कि मिट्टी का कटाव न हो। इस कृषि को जो है ना हम लोग कहते हैं पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में ही कृषि अपनाई जाती है दोस्तों। इसमें एक साथ कई फसल लगाए जाते हैं, अर्थात खेत को अधिक समय तक खाली भी नहीं छोड़ा जाता है। सही से समझिए, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में हम कृषि की पट्टिकानु कृषि में अपनाते हैं, जिसमें खेत को हम कई छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और इस कृषि में एक साथ कई फसल को लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जब खेत छोटा छोटा भाग में बांट दीजिएगा तो गोभी, आलू, प्याज, हावी जब भी रोपिएगा, ठीक, तो उसका कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहेगा, ठीक। अब देखिए कहिएगा कि सर आधा खेत रोपे आधा खेत खाली कर, अरे तुम्हारा खेत है, कौन मोदी जी का खेत है जो कहेंगे सो फसल उगाओगे? तुम्हारा खेत है, तुम जल्दी उगाओ। आधा खाली छोड़ोगे तो घाटा तुम्ही को होगा जब पौना प्रधान वाले क्षेत्र में हो। आधा खाली रहेगा, इसे जोतोगे, इसका पूरा मिट्टी उधिया के इस फसल पर पड़ जाएगा, फसल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक। इसीलिए होता है क्या कि छोटे छोटे लोग भागों में बांट देते हैं और जल्दी जल्दी खेती करते रहते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर मिट्टी को खाली नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता है, अधिक समय के लिए, कम समय के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक इस वीडियो के देखते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पूरा पढ़ने के बाद यदि अच्छा लगे, तो हम एक बात आपसे प्रॉमिस करेंगे कि आप कृपया ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके ज़रूरतमंद वीडियो डालूं तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक, ताकि आप भी सफल हों और मेरा वर्क भी सफल हो, मेरे द्वारा उपयोग किए गए समय भी दोस्त क्या हो, सफल हो। ठीक है दोस्तों, तब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।